हेलो नमस्कार बच्चों। कल से आगे आज आपका जो पॉइंट है इंग्लिश का वो शुरू कर रहे हैं। आज पढ़ने से पहले कल का वीडियो एक बार जरूर देखें, उसको रिवाइज करके फिर आज से पढ़ाई की शुरुआत करें। तो आज सबसे पहले आपको हम जो पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश का, सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको शुरू करने से पहले जो ग्रामर की शुरुआत होती है, जहां से हम ग्रामर पढ़ना आरंभ करते हैं, उसका जो पहला पॉइंट होता है, जो इंग्लिश के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, उसको शुरू करेंगे। तो उसका सबसे पहले तो इस तरह से सबसे पहले आती है आपकी वर्ब, जहां से हम इंग्लिश की ग्रामर की पढ़ने की शुरुआत करते हैं। वो पहला पॉइंट आता है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब एक ऐसी चीज होती है, जब हम कोई भी आगे चल के इंग्लिश के सेंटेंस या कोई भी और पॉइंट ग्रामर का पढ़ते हैं, कोई भी चीज किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले इसका पढ़ना, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक पॉइंट में इस चीज का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना हम कोई भी इंग्लिश की, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे और कोई भी पॉइंट हो, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब एक ऐसी चीज होती है जो किसी वाक्य को एक सुनिश्चित स्थान या स्थिति प्रदान करती है। ये ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अब सबसे पहले जो वर्ब होती है, अगर हम इस वर्ब की परिभाषा निकालें, तो वर्ब की परिभाषा होती है, सभी ध्यान से सुनेंगे, कि वह शब्द जो किसी वाक्य में, वह शब्द जो किसी वाक्य में कर्ता एवं कर्म के द्वारा, दोनों चीजें जो होती है हमारे वाक्य में, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और उन दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को प्रकट करने वाली जो चीज होती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ध्यान रखना है। दोबारा से एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको रिवाइज कर रहा हूं, कि वह शब्द जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को प्रकट किया जाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब ये जो वर्ब होती है, ये वर्ब दो प्रकार की होती है। ध्यान रखना है, ये जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक, पहला पॉइंट, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया। नंबर दो, मेन वर्ब, जिसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल के इसको हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड नोट करेंगे, नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पहला पॉइंट है वर्ब, वर्ब की अपनी परिभाषा देखी, आपको बताई मैंने कि वर्ब की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है, तो वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अभी दोनों प्रकार को मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं। नंबर ए, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना है, वर्ब का जो पहला प्रकार होता है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं।
नंबर 2 मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, नंबर 2 मेन वर्ब मुख्य क्रिया। अब ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं तो इन दोनों के बिना हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते हैं, ना तो बिना हेल्पिंग वर्ब के ना बिना मेन वर्ब के। अगर इन दोनों के बिना हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो उस वाक्य को आप ऐसे मानो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर है, जिसके अंदर आत्मा तो है लेकिन उसके हाथ और पैर नहीं है। तो इस तरह से हम बिना इन दोनों के किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना एक बार फिर पुनः, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हम ये जो दोनों हैं, दोनों जो वर्ब के प्रकार हैं, इन दोनों ही वर्ब के प्रकारों को अलग अलग किया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। अब हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर बढ़े तो क्या कहेंगे, नंबर 1 पहला जिसको करने वाले हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब है हमारा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहला पॉइंट है वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। जो मैंने आपको सबसे पहले वर्ब की परिभाषा बताई, जो पहले मैंने आपको वर्ब की परिभाषा बताई, उसी प्रकार से ये जो साहित्य होती है इसकी भी एक अपने आप में एक डेफिनेशन होती है, एक परिभाषा होती है। अगर हम इसको परिभाषित करें हेल्पिंग वर्ब को तो इसकी परिभाषा ये निकल करके सामने आती है कि बे शब्द, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ आपके लिए, आप प्रत्येक बच्चा इसको तुरंत ही नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में। डेफिनेशन देखो क्या होती है, बे शब्द जिनका प्रयोग किसी वाक्य में, वे शब्द जिनका प्रयोग किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए, वे शब्द जिनका प्रयोग किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कार्य को प्रकट किया जाता है। तो इस तरह से आपकी परिभाषा है कि वे शब्द जिनका प्रयोग किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कार्य को प्रकट किया जाता है उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल करके बता रहा हूं। जैसे कि हमने इसकी परिभाषा लिखी कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कार्य को प्रकट किया जाता है, यानी कि जब हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही टेंसों को, जो हमारे 3 टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उन तीनों ही टेंसों को अलग करने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये जो साहित्याएं होती हैं, इन्हीं साहित्यों के द्वारा हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करते हैं अर्थ के आधार से। बिना इन साहित्यों के हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये किसी भी टेंस के पहचान सूचक शब्द होते हैं। इन्हीं साहित्यों से हम 2 वाक्य जो होते हैं उन 2 वाक्यों को अलग करते हैं। अब हमने इसकी परिभाषा देखी, ये इसकी परिभाषा होती है साहित्य की। अब जिस तरह से वर्ब 2 प्रकार की होती है, उसी तरह से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी 2 प्रकार की होती है।
हेल्पिंग वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। तो हमारी जो साइक्लियां होती हैं, ये साइक्लियां भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। अब दोनों प्रकार की जो साइक्लियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो अब सबसे पहले हम नंबर एक, जो पहली प्रकार की हमारी साइक्लियां होती है, जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अंडरस्टैंड? पहली जो प्रकार की जो साइक्लियां होती हैं, जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और इसको हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया, ध्यान रखना है प्रत्येक स्टूडेंट को कि हमारी जो साइक्लियां होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं, उनमें पहला प्रकार जो आता है वो होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। अब ये प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती क्या है? दोनों सहायक क्रियाओं को करने से पहले हम जो नंबर एक प्रकार की हमारी सहायक क्रिया है, पहली प्राथमिक सहायक क्रिया, पहले इसको देखेंगे कि ये प्राथमिक सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर एक प्राथमिक सहायक क्रिया, अब देखेंगे हम कि जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, इनका जो प्रयोग होता है वो अधिकांशतः मोस्टली जो हमारे टेंसेंस के वाक्य होते हैं, जो ग्रामर संबंधी जितनी सारी चीजें होती हैं, उन ग्रामर संबंधी सभी चीजों में प्राथमिक जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी भी चीज का निर्माण करें, चाहे कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन, चाहे कोई भी लेटर, चाहे कोई भी पैराग्राफ बना रहे हैं, तो उन सभी में मोस्टली ज्यादातर जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कहानी लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो जो कहानी होती है, स्टोरी होती है, वो ज्यादातर पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि जो बीती घटनाएं होती हैं उन बीती हुई घटनाओं को हम वर्तमान में लिखते हैं, तो सभी शब्दों का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। तो पास्ट में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो पास्ट की चीजों का प्रयोग करने के लिए हम जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका टेंस होता है पास्ट टेंस, क्योंकि 99% जो आपकी कहानियां होती हैं, स्टोरी होती हैं, वो पास्ट में लिखी जाती हैं। और पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मुख्य रूप से डिड, वाज या वर होती हैं, और उनका ही प्रयोग हम किसी भी स्टोरी बनाने में करते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग ग्रामेटिकल रूप से मैंने जो अभी आपको बताई इनमें किया जाता है। अब इसके आगे जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, सबसे पहले इस चीज को देखने से पहले प्राइमरी प्राथमिक सहायक क्रियाएं जो हैं, इनको करने से पहले थोड़ा सा एक चीज पे ध्यान देंगे कि हमारी जो सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर लिखा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं, आपको ये भी मालूम है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो प्रकार की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पहली, एक नेक्स्ट दूसरी होती है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। अब ये जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, ये जो होती है, इनकी जो संख्या होती है, अगर हम संख्या के आधार से देखें कि भाई प्राथमिक जो सहायक क्रियाएं होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, उनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो ये जो होती है सहायक क्रियाएं, इनकी कुल संख्या 13 होती है। ध्यान रखना सभी बच्चे, जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं वो संख्या में कुल 13 होती हैं। तो इस तरह से प्राथमिक सहायक क्रियाओं की कुल संख्या 13 होती है। तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखा जाए तो प्राथमिक
सहायक क्रियाओं की कुल संख्या 13 होती है। तो ये जो संख्या में होती है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, ये संख्या में 13 होती हैं। लेकिन इसी में जोड़ेंगे इस पॉइंट को आगे, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। तो देखिए कि जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं उनकी कुल संख्या 13 होती है, लेकिन अगर हम संख्या के आधार से देखें तो इनकी 3 प्रकार की होती हैं। और ये जो 3 प्रकार होते हैं, इन 3 प्रकारों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। आप देखो कि किस तरह से इसके जो 3 प्रकार होते हैं, इसके जो 3 प्रकार होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी इसको नोट करना चाहते हैं वो 2 मिनट में इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं वो संख्या में 13 होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब सभी बच्चे इसको थोड़ा ध्यान देते हुए सुनेंगे, देखेंगे कि हमारी जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि ये सहायक क्रियाएं एक ऐसी चीज होती है जिनका प्रयोग, जिनका यूज हम हर जगह पे, हर स्थान पे करते हैं। क्योंकि बिना इन सहायक क्रियाओं के हम कोई भी चीज साइंटिफिक कुछ भी हो, मैंने जैसे आपको पहले बताया, किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल चीज का प्रयोग या उसका निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग हर जगह पे किया जाता है। तो देखो किस तरह से इसके 3 प्रकार होते हैं और 3 की 13 होती हैं। तो इसमें पहला जो नंबर 1 आती है आपकी सहायक क्रिया वो होती है आपकी डू। नंबर 2 दूसरी आती है आपकी हैव, सॉरी दूसरी होती है आपकी बी, और तीसरी होती है आपकी हैव। तो इस तरह से आपकी ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। संख्या में होती हैं आपकी 13, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब ये जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, मैं इनको प्रत्येक सहायक क्रिया को खोल करके बताऊंगा कौन सी किसकी कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1, पहली जो सहायक क्रिया आती है वो होती है आपकी डू। अब ये जो डू हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, इस डू की 3 होती हैं। डू की 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 डू, डज और डिड। इस तरह से ध्यान रखना है प्रत्येक विद्यार्थी को कि जो डू होती है उस डू की 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, डू, डज और डिड। सेकंड जो आपकी दूसरी प्रकार की सहायक क्रिया आती है बी, इस बी की 5 फॉर्म होती हैं। इनको हम फॉर्म भी कह सकते हैं, इनकी ये फॉर्म भी होती हैं। जिस तरह से वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती हैं, उसी तरह से इन सहायक क्रियाओं की ये फॉर्म भी होती हैं। सहायक क्रिया तो होती हैं, लेकिन फॉर्म भी आप इनको कह सकते हैं। तो बी की 5 फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। तो डू की 3 और बी की 5। नंबर 3 तीसरी आती है तुम्हारी हैव। हैव की भी 3 फॉर्म होती है, यानी कि 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, हैज, हैव और हैव। ये आपकी हैव की तीनों सहायक क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से हमारी जो पहली प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं और संख्या में कुल 13 होती हैं, ये हमारी प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं। अब ये जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, ये जो होती हैं, अब जैसे आपकी डू की सहायक क्रियाएं होती हैं 3,
अब इनके साथ एक रूट जुड़ा हुआ है, फिक्स है क्या, कि ये जो डू की तीनों साइकिलें होती हैं, इन तीनों के साथ ही हम हमेशा वर्ग की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ना कभी सेकंड फॉर्म आती है, ना कभी थर्ड फॉर्म आती है, ना क्रिया में किसी भी प्रकार से आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ना एस या ईएस लगाते हैं। हमेशा ही इन डू की जो तीनों ही साइकिलें होती हैं, इन तीनों के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी आती है आपकी नेक्स्ट बी। बी की 5 साइकिलें होती हैं और ये बी की जो पांचों साइकिलें होती हैं, इन पांचों के साथ हमेशा हम क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? सभी बच्चों को ध्यान देते हुए पढ़ना है कि दोबारा से एक बार पुनः बता देता हूं कि डू की जो तीनों साइकिलें होती हैं, इन तीनों ही साइकिलों के साथ हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो बी की पांचों होती हैं, इन बी की पांचों साइकिलों के साथ क्रिया की यानी कि वर्ग की जो पहली फॉर्म होती है, उस पहली फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये जो आईएनजी होती है ना, ये आईएनजी भी क्रिया का एक रूप होती है, अलग से कोई पॉइंट नहीं होता है, ये भी क्रिया की एक फॉर्म होती है आईएनजी। नेक्स्ट थर्ड तीसरी जो साइकिल आती है वो होती है हैव, और इसकी जो तीन होती हैं हैज, हैव और हैव, इन तीनों के साथ हम हमेशा वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैव की जो तीनों होती हैं हैज, हैव, इन तीनों के साथ हमेशा हम वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो प्राथमिक साइकिलें होती हैं, उन प्राथमिक साइकिलों की कुल संख्या 13 होती है। मुख्य रूप से तो 3 होती हैं, डू, वी और हैव, इन तीनों की ही होती है 13। जैसे डू की 3 हो गई आपकी, बी की 5 हो गई और हैव की 3 हो गई। इस तरह से कुल संख्या में 11 होती है। कितनी होती है? 11। मैंने आपको 13 बताया तो वो थोड़ा काउंट में मिस्टेक हो गई, इसलिए ध्यान रखना है। 11 होती हैं, 3, 5 और 3, कितनी हो गई? 11। तो मैंने जो आपको फर्स्ट में जो 13 बोल करके बताया, उसको थोड़ा सा उसमें सुधार करना है प्रत्येक स्टूडेंट को, कि जो 13 ना होकर वो 11 होती है। जो कुल संख्या में होती है 13, उनकी जगह पे कितनी होती है? 11 होती है, ध्यान रखना। तो उसको थोड़ा सा सही विद्यार्थी लिखते हुए ध्यान देते हुए उसको सुधार कर लेंगे, क्योंकि जो 13 होती है संख्या में,